इसको आप भारत के लोकतंत्र की आत्मा मानते हैं, यानी कि आपका मतदान का अधिकार, वोट देना, वो आपका मौलिक अधिकार है ही नहीं। जरा सोचिए, हम गर्व से मतदान करते हैं, उंगली पर स्याही दिखाते हैं, खुद को जिम्मेदार नागरिक मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय संविधान में मतदान देना कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस स्वतंत्रता दिवस सप्ताह में जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है, हम एक बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं जब हमारा मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार है ही नहीं? इस वीडियो में हम करेंगे मतदान के अधिकार पर विस्तृत कानूनी विश्लेषण, जिसमें क्या क्या कवर करने वाले हम कवर करने वाले हैं कि इसका संवैधानिक दर्जा क्या है और क्या मतदान का अधिकार आजादी, समानता और गरिमा से जुड़ा हुआ है, और इसे नियंत्रित करने वाले कानून कौन कौन से हैं, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी इसे मौलिक अधिकार बनाने के बारे में सोचा है या कोई फैसला है इस पर। सारी चीजों को हम कवर करेंगे। यह आपके वोट की अहमियत को एक नया नजरिया देगा, यह पूरा का पूरा विश्लेषण। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, क्या वोट देना मौलिक अधिकार है या नहीं? भारत में वोट देना आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मतदान एक सिर्फ वैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और जो मतदान का अधिकार है वो किन कानूनों के द्वारा दिया गया है, उसको सबसे पहले समझिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 के तहत हमें मतदान का अधिकार मिला हुआ है। तो फिर आप पूछेंगे कि इसका संविधान से कुछ आधार है या संविधान के अंदर भी कुछ मतदान के बारे में, अधिकार के बारे में कुछ बोला गया है या नहीं बोला गया है? हाँ, बोला गया है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आता है अनुच्छेद 326। संवैधानिक आधार 326 है मतदान के अधिकार का, वोट देने का अधिकार का। और जो ये प्रावधान है अनुच्छेद 326 है, ये कहता है कि भारत में सभी 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को वयस्क मताधिकार मिलेगा, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार। मतलब संसद ने ये कानून बनाए हैं, कौन से? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51, ठीक है। और यही तय करते हैं कि कौन वोट देगा, कैसे देगा और कब नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा क्यों इन दोनों कानूनों का महत्व है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 326 ये तो कहता है कि सभी को जो 18 साल से ऊपर के उनको वयस्क मताधिकार होगा, लेकिन वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होगा। और ये जो दो कानून हैं ये वही संसद द्वारा अधीन कानून है। समझ गए आप? और ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 326 संविधान के भाग 3 यानी के पार्ट 3 का हिस्सा नहीं आता, जहां पर मौलिक अधिकार कवर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप वोटिंग से वंचित हो जाते हो, या आपको वोट देने नहीं दिया जाता, या आप नहीं दे पाते हैं, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते मौलिक अधिकारों के हनन के लिए। यह मौलिक अधिकारों जैसी सुरक्षा नहीं देता है, यह सिर्फ एक कानूनी अनुमति है, कानूनी अधिकार है, कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप क्या पहले से ये जानते थे कि जो वयस्क मताधिकार है या मतदान का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है? हाँ या ना आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वोटिंग का जो वैधानिक स्वरूप है उसको समझते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि वोट देना एक वैधानिक अधिकार है। आपने शायद पिछला वीडियो नहीं देखा होगा फर्जी वोटर के रिगार्डिंग, जो हमने बनाया था कि फर्जी मतदान और मतदाताओं के खिलाफ क्या कानून है। उसके अंदर भी हमने बताया था कि मनिंदर सिंह गिल
बनाम भारत संघ का जो केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वोट को एक लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दिया था। अगर आपने वो फर्जी मतदाताओं के खिलाफ कानून के क्या प्रावधान है, अगर वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर देख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत कुछ उसके अंदर भी आपको सोचने समझने को मिलेगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम बात कर रहे थे कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट दिया है कि जो मतदान का अधिकार है वो एक सिर्फ वैधानिक अधिकार है, स्टैट्यूटरी राइट है। जैसे कि केस की अगर हम बात करें तो ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल 1982 सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला है, जिसमें कहा गया है कि वोट देने का अधिकार उस कानून द्वारा नियंत्रित है जो इसे प्रदान करता है। मतलब कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए या आप जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत अयोग्य ना हो, और अगर आप दोषी ठहराए गए हैं या मानसिक रूप से अक्षम हैं तो आप वोट नहीं दे सकते। तो यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है। मतलब आप समझिएगा कि ज्योति बसी वाले केस के अंदर क्या बोला था कि जो वोट देने का अधिकार है, जो कानून आपको वोट देने का अधिकार देता है, संसद द्वारा पारित अधिनियम, मैंने आपको बताया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51, उसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो उसी के द्वारा ये जो आपका मताधिकार है ये नियंत्रित होता है। और उसके अंदर कुछ लिमिटेशन है, कुछ पाबंदियां लगाई गई है कि जब आपको वोट देने नहीं दिया जा सकता। कैसे? जब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत कोई भी मतदाता अयोग्य हो तो उसको वोट देने नहीं दिया जा सकता, और अगर कोई व्यक्ति दोषी ठहराया गया है, मानसिक रूप से अक्षम है, तो भी वो वोट नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अब मतदाता सूची को समय समय पर रिवाइज भी करना चाहिए, इसके लिए चुनाव आयोग की ड्यूटी है। और अभी आपको पता है कि बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर सर्च चल रहा है, जो खुद अपने आप में बहुत सारा विवादों में है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण किसकी? मतदाता सूची का। इसके ऊपर भी आप ही के इसी चैनल पर आपको एक बहुत ही डिटेल्ड उसके पीछे का जो कानून है वो, उसके ऊपर भी हमने एक सेशन बनाया हुआ, आप उसको भी देख लीजिएगा, चैनल पर आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने आपको बताया कि जो मतदान का अधिकार है उसको लिमिट किया जा सकता है, और जो ग्राउंड्स मैंने बताया क्या क्या, वो आपको दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको दोबारा से समझने। पहला यही है कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत अयोग्य नहीं होना चाहिए, और ना ही दोषी ठहराया होना चाहिए किसी आपराधिक मामले में, और दोषी ठहराया नहीं होना चाहिए, और मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए, तो वोट नहीं दिया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण अधिकार नहीं है, इसे राज्य द्वारा छीना जा सकता है, और ऐसा हो भी चुका है। लेकिन अब बात रोचक और हो जाती है। हालांकि वोटिंग एक वैधानिक अधिकार है, लेकिन कुछ स्थितियों में इससे जुड़ी चीजों को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना है। ध्यान सुनिएगा कि जो मतदान का अधिकार है वो अपने आप में मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ स्थितियों में इससे जुड़ी हुई चीजों को मौलिक अधिकार माना गया है। अब आगे हम उसी को समझेंगे। आगे क्या समझने वाले हैं कि जब जो मतदान है वो मौलिक अधिकारों से टकराती है, उसको समझते हैं। पहला जो केस हम इसमें समझने वाले हैं वो है PUCL बनाम भारत संघ, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2003 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार होगा किसको? मतदाता को। और अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए यानी कि वाक स्वतंत्रता का हिस्सा माना जाएगा। उम्मीदवारों के बारे में जानना ये मतदाता को जानने का अधिकार होगा। इसी तरह दूसरा केस है आपका ADR बनाम भारत संघ 2002 सुप्रीम कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मतदाता की जागरूकता और पारदर्शिता निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है, जो संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतदाता की जागरूकता और पारदर्शिता निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है, जो संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो बात यह स्पष्ट है कि वोट डालना वैधानिक अधिकार है, लेकिन जानकारी पाना, राजनीतिक विचार रखना और चुनाव लड़ना ये सब मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। साथ ही भारत का निर्वाचन आयोग जो अनुच्छेद 324 के तहत
बना है उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की संवैधानिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप चुनाव आयोग क्या होता है, उसके पीछे के वैधानिक प्रावधान क्या है, और जो डिफरेंट कानून हैं या फिर आपकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं, अगर उनको आप समझना चाहते हैं तो चैनल पर चुनाव आयोग से रिलेटेड भी एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत कुछ उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बात चलते हैं। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों के अंदर मतदान के अधिकार को नहीं डाला, उसके पीछे का कारण क्या है? क्यों नहीं मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो उसका एक ही जवाब है और वो है प्रशासनिक व्यवहारिकता। मतदान का अधिकार दूसरे मौलिक अधिकारों जैसे धार्मिक स्वतंत्रता या जीने के अधिकार जैसा नहीं है। यह कई तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जैसे मतदाता सूची बनाना, नागरिकता की पुष्टि, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन, आरक्षण और अयोग्यता की स्थिति। अगर हम इसे मौलिक अधिकार बना देते तो जो भारत का नागरिक भी नहीं है वो भी कहता कि मेरे को तो वोट देनी है, या जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है वो भी कहता है मुझे वोट देनी है क्योंकि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसी तरह निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन होता दूसरी कंस्टिट्यूएंसी का मतदाता, वो कहता है मैं तो यहीं पे वोट दूंगा। तो इन सारी प्रशासनिक व्यवहारिकताओं को मद्देनजर रखते हुए जो मतदान का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है। इसीलिए इसे लचीले कानूनों के माध्यम से नियंत्रित किया गया है, ना कि मौलिक अधिकार के रूप में। पर हां, इसका एक नुकसान भी है, और वो नुकसान क्या है? अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से गलती से हटा दिया जाए तो वो व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जा सकता। तो फिर उसके पास क्या जरिया होगा अपने मतदान के अधिकार को वापस लेने का? इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करे या फिर हाई कोर्ट के सामने जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। अब बात करते हैं कि क्या वोटिंग को या मतदान को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अब तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा कि अगर वोटिंग को मौलिक अधिकार बनाया गया तो क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पहलुओं पर हमें समझना जरूरी है। ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिलेगी मतदाता को, और उसके साथ साथ वो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि अगर किसी का नाम गलती से या जानबूझकर मतदाता सूची से बाहर किया गया है या उसे मतदान नहीं करने दिया जा रहा। तीसरा, लोकतंत्र में सहभागिता को बल मिलेगा, दावेदारी या भागीदारी मजबूत होगी, और वोट को अधिकार नहीं कर्तव्य की तरह भी माना जाएगा। लेकिन अगर मतदान को हमने मौलिक अधिकार बना दिया तो कुछ समस्याएं भी होंगी, और वो समस्याएं क्या हो सकती हैं कि बहुत ज्यादा और मुकदमेबाजी होगी, जो हमारी आज की तारीख के अंदर न्यायालय ओवरबर्डन्ड है। न्यायिक संकट के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड सेशन बनाया है चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो। और ज्यादा मुकदमे बढ़ेंगे और न्यायिक और प्रशासनिक अड़चने भी बढ़ेंगी, और उसके साथ साथ कानून में जो लचीलापन है वो कम हो जाएगा। कानून आयोग ने या विधि आयोग ने भी कुछ रिपोर्ट्स में इस विषय को समर्थन दिया है कि वोटिंग को मजबूती कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए संविधान संशोधन बहुत जरूरी होगा। अगर कोई मौलिक अधिकार इसको बनाना चाह रहा है तो जिसके लिए संसद में कम से कम आपको 2/3 बहुमत और साथ में राज्यों की मंजूरी भी चाहिएगी, और आज के राजनीतिक माहौल में ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। वोट से आगे है आजादी। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है, और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें यह याद रखना चाहिए कि मतदान करना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। असली स्वतंत्रता केवल वोट देने में नहीं है बल्कि यह जानने में भी है कि किसे हम वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? हमारा संविधान हम पर विश्वास करता है कि हम सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि अपने विवेक से, साहस से, ज्ञान से लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। चाहे मतदान मौलिक अधिकार हो या ना हो, यह हमेशा रहेगा हर भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य। इसी के साथ जो हमारा ये आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है, और अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो
लीगली अवेयर लगा हो, अवेयरनेस बढ़ाने वाला लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से और हमारे वेबसाइट से dunlawmentor.com से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।